हेलो, नमस्ते, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल दोस्तों। कैसे हैं आप सब? मैं पूजा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने ही शो क्राइम दस्तक में। आज की जो हम स्टोरी लेकर आए हैं, इसमें अपराध करने के बाद अपराधी जो है वो अपने अपराध को छुपाने के लिए एक क्राइम सीरियल देखता है, और क्राइम सीरियल को देखने के बाद लाश को ठिकाने लगाने का जितना भी आइडिया होता है वो उसी सीरियल में देख के लेता है। क्राइम सीरियल जो बनाए जाते हैं वो ऐसा नहीं है कि अपराधियों को सचेत करने के लिए या किसी भी तरह की उनको जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए बनाया जाता है। वो इसलिए बनाए जाते हैं कि जो अपराधी है वो कितना ही दिमागदार, कितना ही चतुर क्यों ना हो, एक ना एक दिन वो पुलिस के हाथों लगे जाता है। तो आज की जो स्टोरी है उसमें भी ऐसा ही है। अपराधी अपने अपराध को छुपाने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन एक ना एक दिन जैसे खबर पता ही चल ही जाती है, उसी तरह ही अपराध भी सामने आता है। दरअसल बात है 20 जनवरी 2024 की। मोहनलाल सुखाड़िया में एक आदमी होता है जिसके पास किसी तरह का हथियार होता है, और पुलिस को सूचना दी जाती है मुखबिर के द्वारा। मुखबिर पुलिस को फ़ोन करके कहता है कि मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के बाहर कोई संदिग्ध आदमी है जिसके पास कोई हथियार होने की आशंका है। जैसे ही पुलिस को पता चलता है, पुलिस अलर्ट होकर वहाँ पहुँचती है। गेट पे पहुँचते ही उनको आदमी मिल जाता है और पुलिस उसको लेके थाने पहुँचती है। थाने में लेके आते हैं काफ़ी सख्ताई से और कड़ी पूछताछ की जाती है, लेकिन वो आदमी हमेशा ये कहता है, जो आरोपी पकड़ा जाता है उसका नाम राहुल है। राहुल कहता है कि उसे किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं है कि उसके पास हथियार कब आया, ऐसे ही उसने क्यों लिया। तो काफ़ी सख्ताई से पूछने के बावजूद भी जब वो नहीं बता पाता है तो पुलिस उसको छोड़ देती है और उसके ऊपर निगरानी रखने के लिए अपने मुखबिर छोड़ देती है। वहीं पे एक कांस्टेबल तैनात होता है जो पुलिस को ये भी सूचना देता है कि साहब, जब मेरी यहाँ से दूसरी जगह थाने जब मेरी पोस्टिंग थी तो उसी दौरान ये और इसके साथ रहने वाली एक महिला लिव इन रिलेशनशिप में दोनों रहते थे। तो उन दोनों की आए दिन कुछ ना किसी बात पे लेके कुछ ना कुछ झगड़ा होता रहता था, और वो झगड़ा इतना बढ़ जाता था कि लोगों को पुलिस थाने तक आना पड़ता था। तो राजनगर थाने की बात है, तब उन दोनों के बीच में किसी चीज़ को लेके खटपट हुई थी और इन दोनों को पुलिस ने पाबंद कर दिया था कि अब इनके बीच में ऐसा कोई भी झगड़ा नहीं होगा। तो जब पुलिस को ये बात पता चलती है कांस्टेबल से, तो वो उसकी जांच पड़ताल करने के लिए उसके पीछे वापस अपने मुखबिर लगा देते हैं। कुछ दिनों बाद, करीब 5-7 दिन बाद, वापस पुलिस मालूम करके और सब तरह की जानकारी जब नहीं मिल पाती तो राहुल को वापस लेकर आते हैं, और राहुल से इस बार काफ़ी सख्ती से पूछताछ की जाती है कि जो तुम्हारे साथ महिला थी जिसके साथ तुम हमेशा रहते थे, लड़ाई हुई तुम्हारी 2-3 बार, तो वो महिला कहाँ है। राहुल से जब सख्ताई से पूछताछ की गई तो राहुल टूट जाता है और वो बताता है कि दरअसल बात 2019 शिवरात्रि के दिन की है। एक महिला, जो ये मंदिर का पुजारी होता है राहुल, ये उदयपुर में ही रहता है, हनुमान जी के मंदिर की पूजा करता है। वहाँ पे एक महिला आती है। महिला काफ़ी दुखी होती है, साथ में 2 बच्चे होते हैं और रो रही होती है। तो इंसानियत के नाते राहुल उससे पूछ लेता है कि क्या हुआ, आपकी ऐसे क्यों रो रहे हो। तो वो बताती है कि उसका और उसके पति का झगड़ा चल रहा है और दोनों का तलाक का केस कोर्ट में है, और उसके और उसके पति के बीच आए दिन झगड़ा होता रहता है। उसके पति ने उसे मारपीट के घर से निकाल दिया। अब उसके पास कोई भी सहारा नहीं है तो वो क्या करे, इसलिए वो भगवान के मंदिर आती है। इंसानियत के नाते राहुल को भी दया आती है, क्योंकि बताती है महिला कि जैसे 2-3 दिन से उसने और बच्चों ने कुछ नहीं खाया, तो उनको खाना खिलाता है और मंदिर में ही 2-3 दिन रुकने के लिए कह देता है। तो 2-3 दिन रुकने के बाद महिला चली जाती है। करीब 3-4 महीने बाद वापस आती है। तो इंसानियत के नाते राहुल उनको खाना खिलाता है और मंदिर में ही रुकने के लिए कह देता है। 3-4 दिन वहाँ पे रुकने के बाद महिला कहीं चली जाती है, और करीब 3-4 महीने बाद वो वापस राहुल के पास आती है। महिला का नाम भानुप्रिया है। इस बार उसके साथ बच्चे नहीं थे, वो अकेले ही थी, और उसने राहुल से कहा कि मैं इस शहर में किसी को जानती नहीं हूँ, मुझे यहाँ सिर्फ तुम ही सही लगे जिसने मेरी मदद की और मेरे बच्चों की।
तो राहुल ने पूछा कि तुम्हारे साथ जो बच्चे थे वो कहाँ है। तो भानुप्रिया ने कहा कि मेरा और मेरे पति का जो तलाक का केस चल रहा था उसमें बच्चों की जो कस्टडी थी वो मैंने मेरे पति को दे दी, क्योंकि मैं कुछ काम वाम नहीं करती हूँ, बच्चों की परवरिश भी करना है, स्कूल भेजना और भी काफ़ी जिम्मेदारियाँ होती है जो बिना पैसों के मैं नहीं कर पाऊँगी। तो इसलिए मैंने पति के बच्चों की कस्टडी है वो पति को ही दे दी। और अब मैं यहाँ पे किसी को जानती नहीं हूँ, सिर्फ मैं तुम्हें ही जानती हूँ। तुम ही एक अच्छे आदमी थे जिन्होंने मेरी ऐसी हालत में की मदद की। तो वो दोनों, राहुल को भी मनी मन भानुप्रिया से प्यार हो जाता है और वो दोनों मिलकर उदयपुर से पास में है एक सिटी राजसमंद, जो वहाँ पे चले जाते हैं। राजसमंद के राजनगर में तो राहुल और भानुप्रिया उदयपुर से ही पास में जगह है राजसमंद, राजसमंद के राजनगर में वो आके दोनों किराए से रहने लग जाते हैं। 4-5 महीने साथ में रहने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी कंफर्ट महसूस करते हैं। बीच में ही कोरोना की दस्तक होती है। कोरोना के अंदर जिनके अच्छे अच्छे रिश्ते थे वही बिखरने लगते हैं। तो इनका तो वैसे भी लिव इन का रिलेशन था। अभी तक इन्होंने किसी भी तरह की कोई शादी या किसी भी तरह का कोई अभी तक इन्होंने किसी भी तरह से कोई शादी नहीं की होती है और दोनों एक ही रिलेशनशिप में, लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे होते हैं। कोरोना के अंदर 5-6 महीने दोनों एक साथ ही रहने लगते हैं। तो छोटी छोटी बातों पे हर किसी में, कपल्स में झगड़ा होने लग गया था। तो उसी दौरान इन लोगों में भी हर छोटी मोटी बात को लेके झगड़ा होता रहता था। आए तो अभी तक इन्होंने किसी भी तरह से कोई शादी नहीं की होती है और दोनों एक ही रिलेशनशिप में, लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे होते हैं। कोरोना के अंदर 5-6 महीने दोनों एक साथ ही रहने लगते हैं। तो छोटी छोटी बातों पे हर किसी में, कपल्स में झगड़ा होने लग गया था। तो उसी दौरान इन लोगों में भी हर छोटी मोटी बात को लेके झगड़ा होता रहता था आए दिन। तो झगड़ा इतना बढ़ जाता था कि पुलिस तक आने की नौबत आ जाती थी। दोनों एक दूसरे को मार पीटने पे, इतना ज़ोर ज़बरदस्ती, बहुत ज़्यादा, और पुलिस तक पहुंच जाती थी खबर। और हमेशा पुलिस में जाके 2-3 बार पुलिस ऐसा करती है कि इनको पाबंद करती है। दोनों ही आपे से बाहर हो जाते हैं, इतना गुस्सा करते हैं, लड़ाई करते हैं और एक दूसरे को मारने के लिए उतावले हो जाते हैं। ऐसी कंडीशन में उन दोनों को पाबंद किया जाता है और करीब 19 दिनों के बाद मामला धीरे धीरे ठीक होता है। तो एक रात वापस ऐसा ही कोई वाक़या होता है जब राहुल और भानुप्रिया के बीच में लड़ाई होती है। और वो लड़ाई इस बार इतनी बढ़ती है कि राहुल गुस्से में भानु का गला दबा देता है। और गुस्से में जैसे ही वो उसका गला दबाता है तो उसको ध्यान ही नहीं रहता है कि वो अब सांस नहीं ले रही है या उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है, वो मर चुकी है। थोड़ी देर बाद जब वैसे उसे उठाने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि ये तो मर चुकी है, अब इसमें जान नहीं है और उसके हाथों अपराध हो गया। अब उस अपराध को वो छुपाने के लिए क्या करता है? उस अपराध को छुपाने के लिए क्राइम पेट्रोल का 774 एपिसोड देखता है और उसमें इतने सारे एपिसोड देखता है जिसमें 774 उसको काफ़ी अच्छा लगता है। उसके अंदर जो अपराधी होता है वो लाश को ठिकाने लगाने का जो आइडिया लेता है, सेम वही आइडिया राहुल भानुप्रिया की लाश को दबाने के लिए करता है। वो एक ड्रम लेता है, ड्रम के पेंदे में सीमेंट बजरी लगा के उसको भर देता है, बीच में लाश भर के ऊपर वापस सीमेंट लगा के और ढक्कन बंद करके रख देता है और अपने रोज़मर्रा के काम पे आना जाना, खाना खाना करने लगता है। 2 साल के बाद जो किराएदार होते हैं, जहाँ पे किराए पे रह रहा होता है, पास में एक और किराएदार होते हैं जिनको उसके कमरे से बदबू आती है काफ़ी भयानक। तो वो मकान मालिक को शिकायत करते हैं कि राहुल के कमरे से काफ़ी बदबू आ रही है। अब मकान मालिक जो है वो राहुल को फ़ोन करता है कि ऐसे ऐसे मेरे पास फ़ोन आया है, अब तुम ये बताओ कि तुम्हारे कमरे में बदबू आ रही है तो कमरे की साफ़ सफाई कराओ, बदबू बहुत भयंकर हो रही है। राहुल जानता था कि उसने अंदर लाश रखी हुई है, तो वो वहाँ से किसी न किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। राहुल जैसे घर पहुँचता है वो देखता है ड्रम के पेंदे के अंदर छेद हो गया होता है और उसी छेद में से बदबू बाहर निकल रही होती है।
अब वो मकान मालिक को अपने साइड में लेके अपनी ही बातों में उलझा के कह देता है कि तुम्हारा घर है, तुम्हारा यहाँ पे है, अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगे तो मैं पुलिस में जाके तुम्हारे ना रिपोर्ट लिखवा दूंगा कि तुमने ऐसे किया है, तुमने इस लाश को मारा है, तुमने इसके साथ ऐसे किया है। तो जो मकान मालिक होता है वो घबरा जाता है, उसकी बातों में आके वो उसका साथ देने की कोशिश करता है। दोनों जने मिलके घर के पीछे ही बाड़े में जाके आधी रात को जाके लाश को जला देते हैं। और लाश को जलाने के बाद उसका जो हड्डियाँ होती है उसका मिक्सी में पीस के चूरा बना के पास में एक नदी बहती है वहाँ जाके उसको बहा देते हैं। ये सारी घटना का जो विवरण है ये राहुल पुलिस को बता देता है और अपनी जो अ, अपनी जानकारी है उसकी सारी के मुताबिक वो बता देता है। अब पुलिस इस जानकारी को जुटाने के बाद उससे मालूमात करती है, पूछती है कि और कोई साक्ष्य, तो कहता है कि साहब ड्रम जो था वो हमने धो धुआ के और फेंक दिया और किसी भी तरह की मेरे पास जानकारी नहीं है। और पुलिस जो है वो सारे सबूत इकट्ठा करने के लिए मिलते हैं, लेकिन पुलिस को वहाँ पे अब कोई भी सबूत नहीं मिल रहा है। सिर्फ एक और एक यही जानकारी है जो राहुल ने अपने बयान में ली है। अब जैसे कोर्ट ये केस पहुँचता है कोर्ट में, तो कोर्ट में वकील तो मुजरिमों को बचाने की कोशिश करते ही हैं। कई बार होता है कि उनको नए नए पैतरे और नई नई चीज़ें सिखाते हैं। अब वकील ने राहुल को कहा कि तुम ऐसा करना, जो तुमने बयान दिया है उससे तुम कोर्ट में मुकर जाना, जज साहब के सामने तुम मुकर जाना कि साहब मैंने तो ऐसा कोई बयान दिया नहीं, ऐसा मेरे पास कुछ है नहीं। तो राहुल यही करता है, जब कोर्ट में जाता है तो वो सारा बयान से मुकर जाता है। और जो जज साहब है वो पुलिस को दोबारा से छानबीन करने के लिए कहते हैं। अब पुलिस के पास ऐसा कुछ है भी नहीं और फॉरेंसिक रिपोर्ट से ही पुलिस ये सारी चीज़ें तक और ये सारे तथ्य और सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है। केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है और राहुल ऐसा संदिग्ध अपराध करने के बावजूद भी अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि उसने जितना भी ये केस था सारा इंस्पायर्ड नहीं है किसी भी तरह की, लेकिन फिर भी इससे ये साबित होता है कि जो अपराधी है वो अपने आप को कितना शातिर समझ के, कितना माइंडेड समझ के बहुत ज़्यादा अपने अपराध को छुपाने की जब कोशिश करते हैं। वो सोचते हैं कि हमने जो अपराध किया है, हमने जो इसका पुलिस को पता ना चले, लेकिन पुलिस को कहीं ना कहीं से कैसे न कैसे पता चल ही जाता है। बात तो दरअसल ये है, अगर ये बात और ये घटना तब भी सामने नहीं आती, अगर मुखबिर की खबर पुलिस तक नहीं पहुंचती, अगर पुलिस को नहीं पता चलता कि हाँ 20 जनवरी 2024 को मोहनलाल सुखाड़िया के सर्किल पे कोई आदमी जिसके पास कोई हथियार है, अगर वो हथियार बरामद नहीं करते तो उसके पीछे की ये जो स्टोरी है ये आज तक किसी के सामने नहीं आती। और अभी जो ये है स्टोरी, अभी जो पूरा केस है, ये मामला चल रहा है अदालत में। पुलिस सारे साक्ष्य जुटा रही है, जो भी राहुल ने बयान दिए उन बयानों को आगे रखते हुए उन सब की छानबीन कर रही है। तो ठीक है दोस्तों, आज की ये स्टोरी हम यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल फिर एक नई स्टोरी के साथ। नमस्ते, जय हिंद, सत श्री अकाल।